हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, डेली मॉर्निंग में हम आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और उन्हीं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम सलूशन कराते हैं। ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे। तो 70 दिनों का मतलब कि डेली 6 क्वेश्चन कुल मिला के 420 क्वेश्चन हो जाने वाला है और आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये 420 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आने वाले 26 क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सुबह डेली मॉर्निंग में 6 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। आज 13 से 18 यानी तीसरा दिन है, 18 क्वेश्चन दे दिया जा चुका है। बहुत से स्टूडेंट डेली देखते हैं वीडियो को। जो डेली देखते हैं सबसे पहले वो प्रेजेंट सर लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। और डेली की डेली आप लोग इस तरह से अगर देखते रहेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए आइए हम इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन कर लेते हैं। सुबह में क्वेश्चन देते हैं और शाम को आपको सलूशन कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सबसे पहला क्वेश्चन अम्लराज क्या है और एयू के साथ अपक्रिया लिखिए। देखिए अम्लराज क्या होता है। जब नाइट्रिक अम्ल को हम इसे कहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर बताते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल को HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर गर्म किया जाता है तो अम्लराज बनता है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl इन तीनों को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है, रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए क्या होता है रिएक्शन, HNO3 + 3HCl ये गर्म करने पर NOCl बनता है और Cl2 बनता है। ये जो Cl2 होता है, इस Cl2 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नवजात क्लोरीन। नवजात क्लोरीन या कहते हैं या साथ में परमाणविक क्लोरीन। ये इतना खतरनाक होता है कि इसमें अगर इसमें अगर सोना चांदी प्लेटिनियम कोई भी धातु डाल दे उसे वह जीरो कर देता है। जीरो करने के मतलब उसे गला देता है। इतना खतरनाक होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको EU मतलब गोल्ड के साथ अपक्रिया पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इतना खतरनाक है कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके साथ में ये बनाता है 2H2O। ठीक है, ये है रिएक्शन आपका किसका, ये आपका अम्लराज का। अम्लराज क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और HCl को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करने पर HNO3 धन 3HCl NOCl ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है और Cl2 और 2H2O बनाता है और ये रिएक्शन देता है। अगर आपसे पूछ दे कि AU के साथ रिएक्शन कैसे करता है तो देखिए, रिएक्शन तो वैसे तो किताब में डायरेक्ट दे देता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करने का एक तरीका बता रहा हूँ और इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में कर दोगे तो आपके एग्जामिनर के द्वारा अच्छा नंबर भी मिलेगा। सबसे पहले ये अम्लराज बना देंगे, यानी अम्लराज को प्रिपेयर करेंगे। कैसे अम्लराज बनेगा, HNO3 + 3HCl इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NOCl। ये एक है, ये संबंधित 3 है। ठीक है, NOCl + Cl2 अणु है + 2H2O, इसे गर्म करने पर यह बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, NOCl और Cl2 इन दोनों को लेते हैं AU के साथ। NOCl + Cl2 इसको लेते हैं AU के साथ। NOCl और Cl2 के AU के साथ लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो देखिए यह AU है तो AU + 3Cl AU हो जाता है प्लस AU हो जाता है यानी गोल्ड होता है और Cl3 हो जाता है। क्यों Cl3 होता है, देखिए एक Cl यह है, एक Cl ये है, ये दोनों मिलकर AlCl3 बना देते हैं। AuCl3 को आरिक क्लोराइड कहते हैं और साथ में जो बचा NO गैस बाहर निकाल देता है। NO गैस बाहर बचा है, इसे बाहर निकाल देता है। यानी ये Cl और AU मिलकर AuCl3 बना दिए और NO गैस बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन को ऐड करते हैं। ऐड करने पर फाइनल रिएक्शन आता है आपका AU के साथ। इसी तरह से आपका Ag के साथ होता है, इसी तरह Pt के साथ होता है। यानी Ag मतलब सिल्वर और Pt मतलब प्लेटिनियम। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। देखिए ये NOCl को और Cl2 ये दोनों आपस में कट जाएंगे ऐड करते समय, अपोजिट साइड में, इसलिए बचेगा क्या आपके साथ, AU बचेगा और ये HNO3 बचेगा और 3HCl बचेगा, ये बचेंगे। और इसके साइड में क्या बचेगा, देखिए AuCl3 प्लस NO बचेगा, बाहर निकल जाएगा और प्लस 2H2O इस तरह से बचेगा। देखिए गाइस, ये फाइनल आपका रिएक्शन है
जो कि एयू के साथ होता है, इसी तरह पीटी के साथ होता है, इसी तरह मतलब प्लेटिनियम के साथ होता है, सिल्वर के साथ होता है। गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, इसे तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहते हैं और याद कराते रहते हैं। डेली का 6 क्वेश्चन का मतलब आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, याद कराया जाता है, रिवीजन कराया जाता है। अगर आपको अभी तक एकदम तैयारी नहीं है तो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन भी तो कराया जाता है शाम को 6 बजे। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। सुबह क्वेश्चन देने का मतलब यह होता है कि सुबह में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, दिन भर जितने लोग क्वेश्चन का सही जवाब लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप पर उनका कॉपी चेक किया जाता है। जितने को आता है, मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन का सही जवाब लिखकर भेजेंगे तो वो कॉपी चेक किया जाता है। और उसके बाद शाम जब अगले दिन का क्वेश्चन बनाते हैं तो पिछले क्वेश्चन के जितने लोग सही जवाब दिए होते हैं उनका नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि वो कमी कहाँ कर रहे हैं। इस तरह से बेहतरीन तरीके से अगर आप करोगे 70 दिन में आपकी भी तैयारी हो सकती है। आपको भी अगर जुड़ना है ऐसे काम में तो आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा ज्वाइन सर, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और अपना नाम और जिले का नाम मत लिखना भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया आम्ल राज वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोललता और मोलरता के बारे में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलरता और मोललता के बारे में चलते हैं। देखिए मोलरता मोललता बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मोल निकालने आपको बताया था, साथ में आपको क्या बताया था, एक दिया था ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट उसका सही जवाब लिखे थे। आज मोलरता और मोललता के बारे में बताएंगे और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। देखिए मोलरता क्या होता है, देखिए मोलरता क्या होता है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे मोलरता, मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है, देखिए मोलरता आप लोग हेडिंग करने के बाद लिखेंगे निश्चित ताप पर प्रति विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। निश्चित ताप पर, एक मिनट, निश्चित ताप पर 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक निश्चित ताप पर 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अभी आपको मोललता बताएंगे। देखिए एक निश्चित ताप पर 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या पर, यानी कि एक निश्चित ताप पर 1 लीटर में, नीचे लीटर हो गया, ऊपर मोल हो गया, तो इसी को मोलरता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, देखिए मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। यानी आपको मोल निकालने तो आता है और नीचे लीटर का भाग देंगे तो आपका मोलरता निकल जाएगा। मोल कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था, कोई भी चीज़ दिया है उसके अणु भार को उसके ग्राम में भाग दे देते हैं तो मोल निकल जाता है। कैसे, देखिए मोल इज इक्वल टू ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार बटे अणु भार, मोल इज इक्वल टू ग्राम में भार बटे अणु भार। अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि 8 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घोला जाता है तो इसका मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए 8 ग्राम है, क्या है, ग्राम है, ये आपका W का मान दिया है। 8 ग्राम NaOH है और 450 मिली, यह आपका V का मान दिया है, आयतन 450 क्या है, मिली। देखिए मात्रक पर विशेष ध्यान। और इसे किस में घोला जाता है, ये 8 ग्राम क्या है, NaOH है, तो NaOH का अणु भार निकालेंगे। अणु भार कैसे निकाला जाता है, सोडियम का भार कितना होता है बताइए, 23 होता है, 23, और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, इसे जोड़ोगे तो 40 आएगा। 23 1 24 16 40, हाँ 40 आएगा। ये NaOH का अणु भार 40 हो गया और ये 8 ग्राम लिया गया है। तो पहले मोल निकालेंगे। आपको मालूम है मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू मोल बटे लीटर, सिंपल सी फार्मूला है।
सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? मोल इज इक्वल टू होता है आपका अणु ग्राम में भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार कितना है इसका? 8 ग्राम है, 8 ग्राम लिखेंगे। नीचे अणु भार क्या है? 40 है, तो 40 लिखेंगे। ये आपका मोल हो गया। देखिए एक ध्यान से, यहाँ पर लीटर में मान दिया है और यहाँ पे मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो इसे आप लिख सकते हो 450 भागे 1000 लीटर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब आपको मोलरता निकालने के लिए इस फार्मूले में मान रख दो। यहाँ पर ये मोल हो गया और ये आपका लीटर का मान हो गया। तो मोलरता इज इक्वल टू देखिए क्या मोल है, तो कितना मोल है? 8/40 मोल है। और नीचे देखिए लीटर कितना है? 450/1000, 450/1000 लीटर है। ये आपको मोलरता इस तरह से निकल जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मोल आएगा बताइए? कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसे कैलकुलेट करके कितना मोल आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और आपको इस तरह से मोलरता ज्ञात की जाती है। अब आपको अगर मोलरता निकालने आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले आपको मोलरता बताते हैं। देखिए मोलरता और मोलरता में अंतर इतना होता है कि मोलरता, अगर आपको मोलरता पूछा जाए, इसकी डिफिनीशन में आप यहां पर ऐसे लिखेंगे मोलरता। देखिए मोलरता में क्या होता है, इसमें निश्चित ताप पर 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर नहीं होता है। मोलरता में क्या होता है? एक निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को, 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। फिर से समझना इसका परिभाषा, एक निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बोलिए परिभाषा समझ में आया कि नहीं? अब समझना, सब कुछ वही रहने वाला जो है, बस यहाँ पर लीटर के स्थान पर आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा। लीटर के स्थान पर 1 किलोग्राम हो जाएगा, आपका मोलरता निकल जाएगा। अगर आपको लीटर रखेंगे नीचे तो आपका मोलरता निकलेगा। अगर आप यहाँ पर किलोग्राम रखेंगे तो मोलरता निकलेगा। ठीक है, तो इसका सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लीटर है, मोल प्रति लीटर है मोलरता के लिए, तो मोलरता के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका मिट जाएगा, आपका हो जाएगा मोलरता। ठीक है, मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम होगा मात्रक। मोल प्रति केजी। ग्राम में भार बटे अणु भार आपका मोल का मोल हो जाएगा। मोल निकालने के लिए सेम तरीका हो, ग्राम में भार बटे अणु भार। और यहाँ पर मोलरता निकालने के लिए आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये मोलरता हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और विलयन वाले चैप्टर का ये बेसिक है। इसके बाद मैं विलयन का, इसमें पी ब्लॉक का चल रहा है। पी ब्लॉक में आज हम आपको वही नाइट्रिक अम्ल पढ़ाए थे, नहीं कल आपको हम अमोनिया पढ़ाए थे, आज नाइट्रिक अम्ल पढ़ाने वाले हैं। तो पी ब्लॉक का थ्योरी की क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही है। आप सभी लोगों को वहाँ पर भी आना है और क्वेश्चन भी करना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, यानी दोनों तरफ से मेहनत करेंगे तो ये 90% बड़ी चीज़ नहीं है, ये आ जाएगा यार अगर आप मेहनत करोगे ठीक से। तो इस तरह से आपका मोलरता की डिफिनीशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं लेकर, और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। यानी अब 3 क्वेश्चन बचा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, यही क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है ये जानना चाहिए सबसे पहले। देखिए अगर कोई भी वाष्प है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। आपको मालूम होगा, अगर कोई वाष्प है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको वाष्प दाब कहते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये चीज़ें। ठीक है, देखिए वाष्प दाब, सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा वाष्प
दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जानने से पहले आपको वाष्प दाब जानना चाहिए। देखिए वाष्प दाब, ये कोई आपका एक डब्बा है, कंटेनर है, इसमें जल भरा है, ऊपर से ये बंद है, तो ये वाष्प उठेगा जब नीचे से अगर आप इसे गर्म करते हो, नीचे से इसे आप इस डब्बे में पानी भरा हुआ है, नीचे से गर्म कर रहे हो, तो ये पानी ऊपर उठेगा और इस डब्बे के ढक्कन पर दाब लगाएगा और इसी वाष्प के यानी पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा है और डब्बे के ढक्कन पर दाब लगा रहा है, इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, इसी को वाष्प दाब कहते हैं। अब तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखना जरा, दो कंडीशन लेते हैं, आपके पास दो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में, तो आप ये फिगर साथ में बनाकर आएंगे। देखिए इसमें आप पानी लेते हो, ठीक है, पानी लेते हो, ये पानी लिए हो, तो इसका जो वाष्प दाब है पहले पी नाट है। क्या है? पी नाट है। इसमें पानी लिए हो और इसे गर्म कर रहे थे, नीचे से जब गर्म कर रहे थे तो ये गर्म हो रहा था, ऊपर जा रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर जो दाब लगाया जा रहा था तो उसे वाष्प दाब कहा जाता है, और ये वाष्प दाब जो था पी नाट था। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं। ये चीनी जो है ठोस मिलाते हैं, ठोस चीनी को मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये विलयन हो जाता है किसका किसका, चीनी और पानी का। ये विलयन हो जाता है चीनी और पानी का, चीनी प्लस पानी का विलयन। ये चीनी और पानी का विलयन हो जाता है, तब जो इसका वाष्प दाब था पी नाट, और इस विलयन का, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं इसलिए पी नाट, इसका जो था पी नाट और विलयन का पीएस हो जाता है वाष्प दाब। तो हमको यह बताना है आपको कि जब इसमें आप चीनी मिला देते हो तब इसका वाष्प दाब जो पीएस है, यह वाष्प दाब पी नाट से कम हो जाता है। मतलब समझना फिर से, देखिए प्रारंभिक में इसका वाष्प दाब पी नाट था, लेकिन जब इसमें चीनी मिला दिए तो यह मिश्रण बन गया, यह विलयन बन गया चीनी और पानी का, तब इसका वाष्प दाब पीएस हो जाता है, और यह पीएस जो है पी नाट से कम होता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी हो जाता है। क्यों कमी होता है समझना जरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पानी के अणु डायरेक्ट ऊपर जाकर यहाँ पर कोई नहीं रोकने वाला था, सीधे जाकर वाष्प दाब लगा दे रहा था, तो ये आपका पी नाट था। लेकिन जब इसमें चीनी मिला देते हैं, जब इसमें चीनी मिला देते हैं तो चीनी के अणु यहाँ ऊपर हो जाते हैं, तो सभी को ऊपर नहीं जाने देते हैं, कुछ ही अणुओं को, जल के कुछ ही अणुओं को ऊपर वाष्प दाब लगाने के लिए जाने देते हैं। तो चीनी जो है इसके वाष्प दाब के अणुओं को लगाने से रोकता है, यानी अणुओं को ऊपर जाने से रोकता है। चीनी के जो अणु होते हैं, ठोस चीनी के जो अणु होते हैं, वाष्प ऊपर जाने से जल के अणुओं को रोकते हैं, इसलिए इसका जो है आपका वाष्प दाब घट जाता है। यानी कि पी नाट इज ग्रेटर देन पीएस। आप समझे इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब प्रारंभिक वाष्प दाब या शुद्ध वाष्प दाब से कम होता है। तो इसी कमी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे आप लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का डिफिनीशन के रूप में, आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, देखिए निश्चित इसका डिफिनीशन लिखेंगे कैसे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को किसी विलायक में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, तो इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ठोस है और अवाष्पशील है। क्यों अवाष्पशील है? अवाष्पशील होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर अवाष्पशील होगा तो ये भी ऊपर उड़ जाएगा, तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये ठोस है प्लस अवाष्पशील है, इसे मिलाने पर ये इसका वाष्प दाब घटा देता है। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, किसी विलयन में ठोस व वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब
घट जाता है, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। देखिए ये किताब की परिभाषा नहीं है, अपने से बनाया हुआ है। किसी विलयन में अगर आप ठोस वाष्पशील पदार्थ मिला दें तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब इसके लिए फार्मूला हम बताएंगे आपको। देखिए किसी विलयन का अगर आपका PS जो है विलयन का वाष्प दाब है, इसका फार्मूला यहाँ पर हम बता रहे हैं। फार्मूला भी लिखिएगा, ये देखिए पहले डिफिनीशन लिखिएगा, इसके बाद ये फिगर बनाइएगा, इसके बाद नीचे लिखिएगा जो हम बता रहे हैं फार्मूला। PS अगर विलयन का वाष्प दाब है, P नॉट शुद्ध विलयन का शुद्ध वाष्प दाब, तो P नॉट आपका शुद्ध वाष्प दाब है, तब वाष्प, एक मिनट इस चल नहीं रहा ठीक से, तब वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी क्या होगा। प्रारंभिक मात्रा क्या था, P नॉट था, अब कम हो गया PS, तो ये तो आपका कमी हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, P नॉट माइनस PS। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कल के वीडियो में हम कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस पे न्यूमेरिकल दूंगा और आप सभी लोगों को करना होगा। अगर आप डेली के डेली देखेंगे तो हम कल अणुसंग गुणधर्म बताए थे, आज हम अणुसंग गुणधर्म के आगे जो आपको बताया था कि 4 अणुसंग गुणधर्म होते हैं। अणुसंग गुणधर्म क्या होता है, किसी भी विलयन में कोई भी पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन की कुछ प्रकृति चेंज हो जाती है, विलयन की प्रकृति चेंज हो जाती है। वो जो चेंज होता है वो विलयन के जो मिलाया जाता है उसमें, जैसे यहाँ पर चीनी पानी में मिलाया गया तो पानी का कुछ प्रकृति चेंज हो गई है, लेकिन यह प्रकृति जो है चीनी पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर अगर चीनी की जगह पे आप पानी में नमक भी मिलाएंगे ना तो वही प्रकृति होगी जो चीनी मिलाने पर हो रही है। तो इसी को अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। अणुसंग गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय की यानी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी इसी पर आधारित कल के वीडियो में मैं आपको क्या करा था, एक क्वेश्चन करा था जिसमें आपको वाष्प दाब में किसका अधिक था, नहीं वो पराशर दाब किसका अधिक होगा ये आपको मैं बताया था। तो आज की वीडियो में मैं इसका सलूशन करा रहा हूँ। ये आपका इसके आगे करा रहा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपको मालूम होगा कि अणुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, दूसरा आपको क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब होता है ना, वही चीज़ें आपको कराया जा रहा है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको कराई जाएंगी यहाँ पर। देखिए यह आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हम आगे चलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। अब हम डालते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर आपेक्षिक अवनमन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, ये प्रारंभिक वाला लिख देंगे तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ये पहले आप ये डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा से नंबर देगा। इसके आधार पर राउल्ट का नियम आता है और राउल्ट के आधार पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कराया जाएगा, एक एक करके कराया जाएगा, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। अगर एक ही चैप्टर से सभी क्वेश्चन दे देंगे तो मज़ा नहीं देगा, क्योंकि अगर अलग अलग चैप्टर से रहेगा तो आपको याद करने में अच्छा रहेगा, एग्जाम की तरह से आपको हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड का अमोनिया के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम अगले वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूप्रिक क्लोराइड को अमोनिया के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड, ये अमोनिया का पूरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो हम डाल चुके हैं। आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको कम स्टूडेंट देखे हैं अभी तक। तो अमोनिया वाला जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था उसे पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत समस्या होने वाली है। ठीक है, देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड को जब अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं होता है, शायद ये क्यूप्रिक ऑक्साइड था। हाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड था, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड था। ठीक है, सुबह वाले क्वेश्चन में गलती हो गई थी लिखने में, तो इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है,
CO क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसका अमोनिया के साथ अब क्रिया कराते हैं, 3CO को 2NH3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया अब चाय की तरह काम करता है और N2 गैस बाहर निकलता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, साथ साथ में 3 कॉपर और H2O निकलता है, 3 कॉपर निकलता है और H2O बाहर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर निकलता है। रिएक्शन को देखना, यहाँ पर 3 होगा, संतुलित करेंगे तो देखिए 3CO + 2NH3 इज गिव्स आउट नाइट्रोजन गैस के साथ में 3 कॉपर और 3H2O बाहर निकलता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। कल मैं नाइट्रोजन के लिए NaNO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्रिया कराए थे, किसे, नौसादर क्या, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ। नाइट्रस ऑक्साइड जब नहीं, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट जब अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर के साथ अपक्रिया करता है तो क्या देता है, कल के वीडियो में आपको बताया था। आज के वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करा रहे हैं, वर्ग 15 का ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें यह क्यूप्रिक ऑक्साइड अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेंडमायर रिएक्शन की बात करें तो यह 2020 में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंडमायर रिएक्शन किसे कहते हैं, यह ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एक एक रिएक्शन करके ऑर्गेनिक का भी हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है सेंडमायर रिएक्शन में, इसमें डाईएजो क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये आपका होता है, एक मिनट, डाईएजो क्लोराइड का मतलब होता है N2Cl, ये प्लस होता है, ये माइनस। डाईएजो क्लोराइड का ये आपका क्या है, डाईएजो क्लोराइड। देखिए गाइस, डाईएजो क्लोराइड, जहाँ पर एजो शब्द आया समझ लेना वहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये डाईएजो क्लोराइड का जब अपक्रिया कराते हैं कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में किसी भी नाभिक से नहीं अपक्रिया है, मान लीजिए HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या देता है, एरिल हैलाइड देता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। अब इसका अपक्रिया कराते हैं किससे, तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, HCl के साथ में N2 भी बाहर निकलेगा। क्या होता है इसमें रिएक्शन में, देखना, देखिए रिएक्शन में क्या होता है, N2 बाहर निकल जाता है और ये H इस H के साथ क्रिया कर लेता है, यह H इस Cl के साथ क्रिया कर लेता है और Cl यहाँ पे जुड़ जाता है और ये आपका एरिल हैलाइड बन जाता है। इसे कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन। देखना, अगर आपको HCl की जहाँ HCN लेके देखना, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ देता है, N2Cl + H, ये डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये CuCl के साथ में HCN के साथ अपक्रिया करते हैं। HCN मतलब क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया करते, तब क्या देगा यह, देखना, यह H इस Cl के साथ अपक्रिया करेगा और N2 बाहर निकलेगा और बनेगा आपका यहाँ पे CN + HCl + N2, इस तरह से बाहर निकलता है और इस तरह से अपक्रिया होती है। इसे कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सेंडमायर रिएक्शन। देखिए गाइस, ये सेंडमायर रिएक्शन 2020 में पूछा गया था और इस तरह से सेंडमायर रिएक्शन होता है और इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, एक एक रिएक्शन करके याद करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है। और डेली के डेली 6 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आज के इस वीडियो में आपको, कल के वीडियो में आपको बताया था, एक जो आपको क्वेश्चन मैं बता रहा था ये वाला, इसमें ये रिएक्शन था NaNO3 प्लस आपका NH4Cl था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा था और NaCl था। ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, जो अभी आपको बताया था कि सोडियम नाइट्रेट के साथ ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर कहते हैं, शायद इसी को नौसादर कहते हैं ना, ये क्रिया करके आपको नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है और साथ में H2O भी बाहर निकालेगा H2O साथ में बाहर। चलिए, ये आपका रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन कल मैं बताया था, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 में, 2019 में और 2020
20 में नहीं पूछा गया था, इसीलिए मैं कर रहा था कि ये नाइट्रोजन गैस निकालने वाला ये रिएक्शन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आज मैं आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड वाला रिएक्शन बताया, उसे भी याद करिएगा। यानी जितने रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, जिसे अब तक 4 रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं, एक ऑर्गेनिक का और 4 अब तक के, तो आप डेली के डेली रिएक्शन को करते रहिए। अगर डेली के डेली रिएक्शन को करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर एक बार आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड में अच्छे परसेंट आ जाएंगे। देखिए, आप अपनी लापरवाही अपनी तरफ से एकदम मत करिए, डेली की डेली पढ़ाई कीजिए। अगर डेली नहीं देखें, एक दिन का छोड़ेंगे, समझ लीजिए अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो क्या करोगे? अपने से तो नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको पता तक नहीं चलेगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं लगेगा। आगे चल के यही सब अगर जनवरी तक आप नहीं करते हैं, यानी दिसंबर लास्ट में, जनवरी में हम कम से कम 15 क्वेश्चन डेली पढ़ाएंगे। जब 15 क्वेश्चन डेली कराएंगे, अगर आप अभी से पकड़े रहेंगे, अभी से ये सब क्वेश्चन देखे रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको सभी को कोई क्वेश्चन एक बार और रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। बाकी उस समय जब जो स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको तो एक ही बार देखने को मौका मिलेगा, तो आप लोग उनसे आगे रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो तो अपने दोस्तों की भी बताइए, ताकि उन लोगों की भी पता चले, वे लोग भी देख लें, क्योंकि उनका भी कल्याण हो जाए। साथ में अगर आप दोस्त को बताओगे तो जो टेस्ट होती है, इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा। संडे को टेस्ट है, आप सभी लोग आना। मैं टाइमिंग आपसे पूछ कर रखूंगा कि कब टाइमिंग रखूं टेस्ट के लिए, आपके लिए बेहतर होगा। टेस्ट कैसे होगा? कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे फोटो खींचने का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे और उस वहाँ पर फोटो खींच कर बाकायदे कापी पर क्वेश्चन का सलूशन करके फोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा, साथ में अपना नाम और अपने जिले के नाम। इस तरह से आपका टेस्ट होगा। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है, एकदम आपके बोर्ड एग्जाम को टू द पॉइंट रखकर। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस जरूरत है आपकी पढ़ाई की। डेली जुड़कर पढ़ाई कीजिए, शाम को 6 बजे सलूशन और सुबह 6 बजे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है सुबह वाले वीडियो का टाइमिंग चेंज करके 5 बजे कर दिया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, मुझे भी लग रहा है अच्छा रहेगा। तो गाइस, सुबह 5 बजे क्वेश्चन होगा, 6 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।